देखिए लवण सेतु एक यू आकार की कांच की बनी ट्यूब होती है। जो लवण सेतु होती है वो यू आकार की कांच की बनी ट्यूब होती है, जिसमें KCl, NaCl, NaNO2, KNO2 आपकी जो इच्छा है विद्युत अपघट्य लेना है आपको, उसको अगर जो एक ऑर्गेनिक पदार्थ होता है पेड़ पौधों में मिलता है, उसको वो सेमी सॉलिड होता है, उसके साथ मिलाकर गर्म करके उसको लिक्विफाई कर दिया जाता है। पहले लिक्विफाई करके इस कांच के ट्यूब में भर दिया जाता है, जिससे वो सेमी सॉलिड अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और इस कांच की ट्यूब के दोनों तरफ कॉटन का प्लग लगा दिया जाता है ताकि आयन यहाँ पे वियोजित या विसर्जित ना हो पाए। ठीक है, तो एक यू आकार की कांच की ट्यूब होती है जिसमें KCl को एगर एगर के विलयन में गर्म करके लिक्विफाई करके उस यू ट्यूब में भरा जाता है, जो अर्ध ठोस हो जाता है। और यू ट्यूब के दोनों तरफ क्या लगा दिया जाता है? कॉटन का प्लग लगा दिया जाता है। इसी संरचना को हम लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु वह युक्ति है जो दो अर्धशैलों के विलयनों को आपस में मिलने से रोकती है, अर्थात द्रव संधि विभव नहीं बनने देती, लेकिन विद्युत के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने वाली युक्ति को ही हम लवण सेतु कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जिंक आयनों का सांद्रण बढ़ गया था, यानी यहाँ धन आयन ज्यादा हो गया, तो मान लो आपने KCl लिया है ना, तो पूरा Cl इस तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, वो धन आयन को बोरिन आयन बैलेंस कर लेगा, इस तरफ स्थानांतरित होगा, लेकिन मिलेगा नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, केवल स्थानांतरित होके इसको बैलेंस करने का काम करेगा। उसी तरह से यहाँ पे आपका सल्फेट आयन बढ़ गया था, तो पूरा K आयन इस तरफ स्थानांतरित होगा और इसके जो धन आयन की कमी हुई है उसको वो बैलेंस करने का काम करेगा। तो इसी युक्ति को लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु दो द्रवों को आपस में मिलने नहीं देता, लेकिन सेल परिपथ को पूर्ण करता है और विद्युत धारा को बनाए रखता है। लवण सेतु का एक क्वेश्चन अलग से आता है जहां पे आपको ये पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। जैसा कि मैं वहीं से आगे फिर से पढ़ रही हूँ सेल अभिक्रिया में, कि जब भी आप किसी सेल रिएक्शन को लिखेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड था, इसलिए आपने जिंक लिखा, विद्युत अपघट्य जिंक सल्फेट था, फिर ये लवण सेतु के लिए दो समांतर रेखाएं लगाई, फिर कॉपर सल्फेट विलयन था और कॉपर इलेक्ट्रोड था। तो चूंकि इलेक्ट्रोड सॉलिड था, फिर एक्वस विलयन में से जिंक आयन आया, फिर लवण सेतु कॉपर एक्वस विलयन में से आया और फिर कॉपर, इस तरह से ये सेल अभिक्रिया पूर्ण हुई। रिएक्शन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। Cu और जिंक की जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीकृत होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपचयित होगा, वो रिएक्शन आपको यहाँ लिखना है, क्लियर। और फिर जिंक डाइपॉजिटिव बनेगा इस तरफ और कॉपर डाइपॉजिटिव वहां से हटके कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की, उसके बाद में आगे आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताती हूँ। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में कोई इलेक्ट्रोड डाला जाता है तो उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे ही हम उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो केमिस्ट्री में एक विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार की गई है, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के अनुसार व्यवस्थित किया गया है और हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव को 0.00 माना गया है। इससे ऊपर जितने आएंगे निगेटिव होंगे, इसके नीचे जितने आएंगे पॉजिटिव होंगे। तो इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए आप इधर या इधर से किसी भी धातु के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। आप अपनी बुक से विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है उसको एक बार नोट करके याद करेंगे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बनाने के लिए क्या क्या और क्यों करना पड़ा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इधर बात करते हैं। सबसे पहले आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में आप अम्ल भरेंगे। क्यों अम्ल भरेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन अम्ल का प्रतिबोधक होता है, तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं इसलिए अम्ल लेंगे। क्षार लेंगे तो दासनीकरण की क्रिया हो जाएगी। सबसे पहले एक प्लेटिनम के तार में प्लेटिनम की एक प्लेट लगाई गई है जो प्लेटिनम ब्लैक से
लेपित है और कांच की एक पतली ट्यूब के अंदर ये स्थानांतरित होता है और इस पूरी संरचना को कांच के एक जैकेट से घेर दिया गया है जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर मरकरी भरी गई है। यहाँ पे Hg भरा गया है जो कि 180 एम पे भरा गया है। क्या किया, सबसे पहले प्लेटिनम के तार पर प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगाया गया जो कांच की पतली नली द्वारा क्या था, कवर्ड था। इस कांच की पतली नली को कांच के जैकेट में विस्थापित किया गया है। इस जैकेट में एक वायुमंडलीय दाब पर मरकरी गैस भरी हुई है और यहाँ पर HCl, H2SO4, HNO3, whatever you want you can take। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ से जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जितनी हाइड्रोजन की आवश्यकता है ये प्लेटिनम की प्लेट उतनी हाइड्रोजन को अधिशोषित करेगी और अपने चारों तरफ एकत्र कर लेगी इस तरह से, और शेष हाइड्रोजन आयन इस अम्लीय विलयन में एकत्र होंगे। समझ में आया, अम्ल क्यों लिए? अगर क्षार रहता है तो H के आते ही OH से क्रिया करके उदासीनीकरण हो जाता है, इसलिए अम्ल लिए, और वो भी मानक लेंगे। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 25 डिग्री ताप और मानक विलयन यानी 1 मोलर या 1 मोलर विलयन की उपस्थिति में ही तैयार होगा। तो क्या किया, प्लेटिनम के तार से बंधा हुआ ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यहाँ से आने वाली हाइड्रोजन में से जितना भी हाइड्रोजन चाहिए था उसने ले लिया और शेष हाइड्रोजन को विलयन में स्थापित कर लिया। प्लेटिनम में ऐसा क्या है भाई कि हाइड्रोजन को अधिशोषित कर ले? तो पीरियोडिक टेबल में 2 धातुएं प्लेटिनम और पैलेडियम बहुत अच्छे अधिशोषक का काम करती हैं और ये हाइड्रोजन को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती हैं। अगले साल चैप्टर पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, वहां पे आएंगे ये बातें। तो हाइड्रोजन को अधिशोषित करने वाली पीरियोडिक टेबल में 2 धातुएं हैं प्लेटिनम और पैलेडियम, Pt और Pd, जो कि हाइड्रोजन को अपनी सतह पर बहुत अच्छे से अधिशोषित कर लेती है। अब चूंकि हाइड्रोजन सतह पर अधिशोषित हो गया और जैसा कि मैंने बताया है कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान 0.00 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर जितनी भी धातुएं आएंगे उनके मान ऋणात्मक में आएंगे, नीचे जितनी भी आएंगे उनके धनात्मक में आएंगे। तो इसके आधार पर इधर या इधर की किसी भी धातु के विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है, इसलिए हम इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें या इसमें से किसी के भी विद्युत वाहक की बल की गणना कर सकता है। तो जब इसको हम एनोड के रूप में यूज करेंगे तब हम लिखेंगे H2Pt यानी प्लेटिनम पर अधिशोषित हाइड्रोजन, यानी एक ठोस हिस्सा है, स्लैश H पॉजिटिव आयन यानी ये एक्वस हिस्सा है। तो इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य रहेगा तो ये एनोड होगा, वहां मैंने बताया है। और यहाँ पे एक्वस ऊपर आ गया, H पॉजिटिव आयन स्लैश H2Pt 180 एम पे हाइड्रोजन को अधिशोषित किया किसने, प्लेटिनम में। ये कैथोड है, कैथोड में हमेशा विद्युत अपघट्य बटे इलेक्ट्रोड लिखोगे, एनोड में हमेशा इलेक्ट्रोड बटे विद्युत अपघट्य लिखोगे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हुए। किसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हुए कॉपर का, जिंक का, आयरन का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, जिसका चाहे हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे कि कैसे हमको निकालना है।